नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य विज्ञान की है, जो कि पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम, जिसे हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, एक ये आनुवंशिक विकार होता है जो गुणसूत्र 21 के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपस्थित होने के कारण होता है। यह दोस्तों आमतौर पर जो है शारीरिक विकास में देरी करता है, ये सोचने समझने की क्षमताओं को में देरी करता है और ये विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं से जुड़ा होता है। तो इसका जो आंसर होगा जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। 5 होती है, 7 होती है, 12 होती है, 33 होती है। तो 5 जो होती है दोस्तों, ये हमारी कटी रीढ़ में 5 कशेरुकाएं होती हैं। तो कटी रीढ़ में 5 कशेरुकाएं होती हैं। 7 जो होती है हमारी ग्रीवा रीढ़ में 7 संयोजी कशेरुकाएं होती हैं। तो ये ग्रीवा रीढ़ में होती है। 12 जो संख्या होती है दोस्तों, ये वक्षी रीढ़ में होती है। तो वक्षी रीढ़ में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। तो हमसे प्रश्न में ग्रीवा कशेरुकाओं का पूछा है, तो इनकी संख्या 7 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, राइफल से निकली गोली में डैश होती है। तो दोस्तों बंदूक से दागी गई गोली अपने उच्च वेग के कारण बहुत अधिक गतिज ऊर्जा रखती है, और गोली की यह गतिज ऊर्जा जिस वस्तु से टकराती है उस पर ही क्या है कार्य करती है। इसलिए अपनी गति के आधार पर उच्च गतिज ऊर्जा के कारण गोली अपने लक्ष्य को भेदती है। तो राइफल से निकली गोली में गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा या विन्यास के आधार पर एक पिंड के पास जो ऊर्जा होती है उसे शरीर की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चाय का वनस्पति नाम क्या है? तो दोस्तों एग्जाम में जो है कई बार इनके वनस्पतियों नामों से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उनके वनस्पति नाम को आप अच्छे से याद कर लें। कई बार सब्जियों के वनस्पति नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे बैंगन का पूछ लिया जाता है, और चाय का है, आम का है, इमली का है। अलग अलग जो मेन है उनके 10-15 नाम आप याद कर लें। जब भी क्वेश्चन इनसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपका क्या है 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो ट्रिट्रिकम होता है ये गेहूं का क्या है वनस्पति नाम होता है। कैमेलिया साइनेसिस जो होता है ये चाय का वनस्पति नाम होता है, और मैंगीफेरा इंडिका जो होता है ये आम का वनस्पति नाम होता है। तो हमसे अभी चाय का वनस्पति नाम पूछा है, तो कैमेलिया साइनेसिस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों अगर हम सर्किट को डीसी से एसी में बदलना चाहते हैं तो डीसी से एसी कन्वर्टर सर्किट का उपयोग करते हैं, लेकिन इन्वर्टर की अक्सर उन सर्किट में आवश्यकता होती है जहां डीसी से एसी में क्या है रूपांतरण संभव नहीं होता। इसलिए डीसी को एसी में कन्वर्टर को बदलने के लिए एक इन्वर्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सिरके का जो सामान्य नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल हम किसको कहते हैं? सिरके को कहते हैं। खाने वाला जो सोडा होता है हम उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और पर्ल एच जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है K2CO3। तो दोस्तों जो खाने वाला सोडा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। या तो इसके रासायनिक सूत्र पूछ लिए जाते हैं या इसका सामान्य नाम पूछ लिया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने वाला सोडा होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। तो हमसे अभी पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पूछा है, तो ये पल एश हो जाएगा, और इसका रासायनिक सूत्र होता है K2CO3। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, लेंस का बना होता है, मतलब जो लेंस का जो कांच होता है वो किस चीज का बना होता है? तो दोस्तों लेंस का जो कांच होता है वो फ्लिंट कांच होता है, या क्राउन कांच का भी क्या है बनाया जाता है। तो अभी हमारे सामने फ्लिंट कांच का ऑप्शन है, तो हम इसी को क्या है कर देंगे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, डेक्टिलोग्राफी का अध्ययन कहलाता है।
तो दोस्तों उंगली के निशानों के अध्ययन को ही हम डेक्टिलोग्राफी अध्ययन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो थी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी और 1869 में क्या है दिमित्री मेंडेलीव ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित 63 ज्ञात तत्वों को क्या है शामिल किया था। तो जब तक क्या है 63 तत्व ही याद हुए थे और उनको ही शामिल किया था। तो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह परमाणु संख्या पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्या है पंक्तियां हैं, 7 पंक्तियां हैं और 18 स्तंभ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है जिसमें 7 पंक्तियां हैं और 18 स्तंभ है। और मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी परमाणु भार पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी होती? तो अल्फा कण जो है सबसे भारी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये अल्फा कण कब उत्पन्न होती है? जब भारी तत्व सड़ जाते हैं। तो अल्फा और जो बीटा किरणें हैं ये तरंगे नहीं होती है, ये उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अस्थिर नाभिक में क्या है निष्कासित होते हैं। तो सबसे भारी किरण जो होती है अल्फा किरण होती है और अल्फा किरण जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान 1.5 से कम होता है। तो दोस्तों जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांतों में क्या है सड़न शुरू हो जाती है। मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने के बाद मुंह में क्या है बचे हुए शुगर और खाने के अंगों को तोड़कर एसिड बनाते हैं और मुंह में बनने वाला एसिड इनेमल पर हमला करता है जिससे दांतों में क्या है सड़न पैदा हो जाती है। तो यदि 5.5 से कम पीएच मान होता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। और ये कैसी प्रकृति का होता है? तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रश्न नंबर 12 है, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण है? तो दोस्तों जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी नाक से खून बहने का क्या कारण होता है? तो रक्तचाप जो है हमारा सामान्य ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब के साथ असंतुलित होता है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह पर दाब की तुलना में वायुमंडलीय दाब क्या है कम हो जाता है। इसलिए अधिक ऊंचाई पर हमारे शरीर के अंदर जो रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है जो रक्त को नाक के रास्ते से बाहर निकलने के लिए क्या है मजबूर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उच्च वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम किस में होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है हरे रंग में सबसे कम होता है और लाल रंग में जो है अधिकतम होता है। तो लाल रंग में जो है इसका प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है और हरे रंग में सबसे कम होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है और यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और पानी से भोजन को क्या है तैयार किया जाता है। और चूंकि जो भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है इसलिए इसे क्या है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कुछ पौधे होते हैं दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे हरे शैवाल हुए, साइनोबैक्टीरिया हुए, ये भी क्या है प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सैमुअल कोल्टो के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, तांबे का गलनांक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गलनांक क्या होता है। तो किसी भी ठोस वस्तु को जब हम द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रवित होना शुरू हो जाता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ का गलनांक सामान्य गलनांक कहलाता है। तो यदि हम तांबे को 1085 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम गर्म करेंगे तो वो क्या है उसका गलनांक शुरू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 15 प्रश्नों को देखा है समझा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।